हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं ITR यानी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना। दोस्तों, अभी 31 मार्च 2024 को हमारी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 खत्म हुई है और 1 अप्रैल 2024 से हमारी असेसमेंट ईयर शुरू हो चुकी है। असेसमेंट ईयर है 2024-25। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न असेसमेंट ईयर 2024-25 में जमा करेंगे। जिस साल हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और जिस साल रिटर्न जमा की जाती है उस साल को असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो अभी हमारा जो भी काम था, बिजनेस था, 2023-24 में हुआ और अब इनकम टैक्स की जो नई साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है। तो अब ये 1 अप्रैल से हमारी साल शुरू हुई है। तो पिछले साल की प्रीवियस ईयर की रिटर्न अब हम इस साल में जमा करेंगे। तो उस साल को फाइनेंशियल कहते हैं और दूसरा प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। जिस साल हम जमा कर रहे हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो हम अब अपनी असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे। मैंने डिटेल से आपको बताऊंगा कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 4 कैसे जमा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ITR 4 उन लोगों के लिए है जिसकी टोटल साल की इनकम 50 लाख से नीचे है। इसके अलावा HUF जमा कर सकते हैं, इंडिविजुअल जमा कर सकते हैं, LLP वाले इसको जमा नहीं कर सकते। वो फॉर्म नंबर 3 में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे। और प्रीजम्पटिव इनकम के तहत जो अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं वो इसको जमा कर सकते हैं और जिसमें सेक्शन 44 AD और 44 ADA ये लोग जमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हायरिंग का काम करते हैं, जैसे जिसकी बस, ट्रक वगैरह है, कार वगैरह है, वो भी ITR 4 जमा कर सकते हैं। ये वीडियो है ITR 4 के बारे में। तो मैंने डिटेल से बताया कि आप ITR 4 कैसे जमा कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये वीडियो। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। इसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा सबसे पहले और गूगल पर जा कर के आपको सर्च करना होगा E-फाइलिंग इनकम टैक्स। वहाँ पर हम टाइप करेंगे E-फाइलिंग इनकम टैक्स। और जब E-फाइलिंग इनकम टैक्स के बाद फिर होम लिखा हुआ आएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और ये इस तरह से इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी और यहाँ लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले रजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके रजिस्टर करना पड़ता है। और आप जब तक रजिस्टर नहीं करेंगे जब तक इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं कर सकते हैं आप। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप इनकम टैक्स का रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं या पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, तो वो वीडियो देख लेंगे आप। और वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और जब रजिस्टर हो जाए तो फिर उसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर लॉगिन के नीचे लिखा हुआ इंटर योर यूज़र ID। तो यूज़र ID में हमेशा पेन नंबर देते हैं। जो पेन नंबर होता है वो यूज़र ID होता है। और ये नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और फिर उसके बाद देखिए पासवर्ड लिखा हुआ है, पासवर्ड उसमें पासवर्ड देंगे और जो प्लीज़ कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और पासवर्ड देने के बाद फिर इसको जो कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। और ये पासवर्ड मैंने दे दिया, अब कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए मेरा लॉगिन हो गया है। और अब हम सबसे पहले 2 चीज़ें देखते हैं इसमें। एक तो देखते हैं 26AS और दूसरा AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें जो भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो इन दोनों में शो होते हैं। तो हम इनकम टैक्स की रिटर्न जब जमा करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न गलत जमा हो जाएगी और फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसलिए इसमें जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो वो आप इनकम टैक्स की रिटर्न में ज़रूर दिखाएं। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर वगैरह में पेमेंट मिला है या और कोई भी TDS वगैरह कटा है वो भी। अब हम 26AS को डाउनलोड करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स और फिर नीचे लिखा हुआ है व्यू फॉर्म
26AS लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर डिस्क्लेमर है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एग्री पे करेंगे इसको और प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस तरह से ये इंटरफेस होगा और ये लिखा हुआ है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, यहाँ क्लिक करेंगे और अब इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है और यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, तो हमें सिलेक्ट करना है 2024-25 और फिर व्यू एस पर HTML और फिर यहाँ व्यू डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं कि हमारे 26AS में क्या क्या शो हो रहा है। इसमें जितना भी TDS वगैरह कटा होगा वो सारा शो हो रहा होगा यहाँ पर, और आपने एडवांस टैक्स पेमेंट वगैरह किया है वो भी इसमें शो कर रहा होता है। और अगर आपको वैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या प्रोफेशनल के जो भी पेमेंट है वो भी यहाँ पर उसकी डिटेल शो कर रही होती है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा 26AS डाउनलोड हो जाएगा। अब ये हमने इसको डाउनलोड करने के लिए इसको ऑप्शन पर क्लिक किया और ये फाइल का नाम दिया हमने और ये फाइल हमने सेव कर लिए। अब ये देखिए खोल कर देखेंगे तो ये है हमारा फॉर्म 26AS। तो इसमें अच्छी तरह से देख लीजिएगा, जो भी ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स रिटर्न में ज़रूर दिखाना है आपको। अब चलते हैं AIS को डाउनलोड करते हैं, तो AIS लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो प्रोसीड पर फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बराबर में AIS लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो दो तरह का ऑप्शन होगा यहाँ पर, टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी TSI, तो ये समरी में होगा। दूसरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें डिटेल से शो हो रहा होता है। तो हम दोनों ही डाउनलोड करेंगे। तो पहले हम TIS को डाउनलोड करेंगे, जो एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करके, ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा TIS डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने सेव कर रहा हूँ, उसको फाइल का नाम देना, नाम दे करके जो सेव लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करना है, तो ये हमारा सेव हो गया। अब हमारा AIS डाउनलोड करेंगे, जो एरो है नीचे की तरफ जा रहा है उस पर क्लिक करेंगे और फिर ये इस तरह से आएगा। फिर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है PDF, ऊपर डाउनलोड लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हम फाइल नेम देंगे, जो भी हमें फाइल का नाम देना है, और ये सेव कर देंगे हम। ये हमारा सेव हो गया। अब हमारे ये ना दोनों फाइलें ये सेव हो गई, डाउनलोड हो गई है। अब हम खोल कर देखेंगे। अब ये खोलने के लिए पासवर्ड देना है हमें, और ये पासवर्ड जो होता है वो पेन नंबर होता है प्लस डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो DD और MMYYYY ये इस तरह होती है, तो वो हम यहाँ पर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा TIS खुल गया। अब हम TIS में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्या क्या रिपोर्ट हो रही है। बैंक्स वगैरह ने जो भी हमें इंटरेस्ट वगैरह दिया है वो भी ये शो रहा होता है, तो उसके हिसाब से हम रिटर्न जमा करेंगे। दोनों ASI और 26AS दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम इनकम टैक्स में ज़रूर देंगे अपनी ITR जमा करने के लिए। तो अब हमने ये दोनों देख लिए। अब हम रिटर्न जमा करेंगे, तो अब हम कंप्यूटेशन बनाने के बाद रिटर्न जमा करेंगे हमारी इनकम वगैरह कितनी है। तो उसके लिए हम यहाँ ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देंगे और फिर ये इंटरफेस इस तरह का आएगा। ये आएगा इनकम टैक्स रिटर्न और असेसमेंट ईयर। तो हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। हम 2024-25 की रिटर्न जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2024-25 को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन जमा कर रहे हैं। फिर इसके बाद टू बी फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू, प्रोसीड फर्दर। तो इसमें इंडिविजुअल हो, HUF या अदर, तो हमारा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर हम अब यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। यहाँ पर आपको कौन सा ITR जमा करनी है, ITR 1 जमा करनी है, 4 जमा करनी है या 3 जमा करनी है।
को या 2 जमा करनी है तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम फॉर्म ITR 4 जमा कर रहे हैं तो हम ITR 4 को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ प्रोसीड विद ITR 4 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ये लिखा हुआ ITR 4 इनकम टैक्स रिटर्न। फॉर्म 4 कौन कौन जमा कर सकता है, तो इसमें लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म अदर देन LLP वाले इस फॉर्म को जमा नहीं कर सकते और रेजिडेंट होना चाहिए, और जिसकी टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है वो जमा कर सकते हैं। और ये अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE वाले रिटर्न जमा कर सकते हैं ये। और नीचे लिख रहे हैं नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर और ए कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी कोई कंपनी में डायरेक्टर है तो वो फॉर्म नंबर 4 जमा नहीं कर सकता, या जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अनलिस्टेड कंपनी में इक्विटी शेयर तो वो भी इस फॉर्म को जमा नहीं कर सकते हैं, या जिसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है वो भी फॉर्म नंबर 4 जमा नहीं कर सकते। तो इन सभी को फॉर्म नंबर 3 जमा करना पड़ेगा। अब हम लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर देना है, और इसमें ये पूछ रहे हैं कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा क्यों कर रहे हैं। और इसमें ये पूछ रहे हैं सवाल ऊपर है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, क्या आपकी इनकम एग्जाम लिमिट से ज़्यादा है। फिर उसके बाद है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन ऑफ मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। क्या डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन मोर देन 1 अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी आपने एक या एक से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में जमा किए हैं। दूसरा है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और एनी ऑफ अदर पर्सन, यानी आपने पिछले साल 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल में खर्च किए हैं या आपने किसी को दिए हैं खर्च करने के लिए जो विदेश गया है उसमें। फिर है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर में क्या आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा अपने बिजली का बिल जमा किया है। और फिर इसके है आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल है रिटर्न एज पर द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर क्लोज 4 ऑफ 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139। तो इन चारों क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनमें क्या आप आते हैं, अगर इनकी लिमिट जो दी है वो अगर आपने क्रॉस कर दी, इससे ज़्यादा खर्च किए हैं या जमा किए हैं तो आपको रिटर्न जमा कर रहे हैं या किसी और रीज़न से जमा कर रहे हैं। क्योंकि और अगर रीज़न से रिटर्न जमा कर रहे हैं तो नीचे अदर्स लिखा हुआ है, तो अदर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम जो है अदर्स पर क्लिक करेंगे क्योंकि इन किसी भी क्वेश्चन के जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं इनमें हम किसी में भी नहीं आ रहे हैं, इन किसी में भी को भी हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अदर जो लिखा हुआ है या इसको सिलेक्ट करेंगे। और अदर पर सिलेक्ट करने के बाद फिर जो कंटिन्यू लिखा हुआ है कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अभी अलर्ट मैसेज है इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन ई फाइलिंग, देयर मे बी सिचुएशन वेयर सच इंफॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीट। The facility of pre-filling is only the providing assistance to the taxpayer for filing either ITRs. Please verify the pre-filled data for your record and AIS TIS before finalize the submitting the ITR. मतलब ये कह रहा है कि ये जो प्री-फिल्ड डेटा है इसको आप सावधानी से इसको देख लें कि सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको सही कर लें और ये अपना AIS और TIS से वेरीफाई कर लें फाइनलाइज करने से पहले। तो आप लोग अपने चेक कर लें क्योंकि ये सहूलियत के लिए दिया हुआ है प्री फिल डेटा। और अगर आपको कोई गड़बड़ी है या कोई गलत है तो आप वहाँ पर सही फिगर या कोई चीज़ फिल करें और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से खुलेगा, ये फिल लिखा हुआ लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल रिटर्न। अब ये जो रिटर्न समरी है ना, रिटर्न समरी में इस सबको वेरीफाई करना है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर्स एंड एग्जेम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शन और
नीचे टैक्स पेड, इन सभी को वेरीफाई करना है। अब हम सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। अब ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पर जो भी आपको चेंजिंग करना है वो आप यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है ना, और आपका ईमेल आईडी है, ये आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आधार नंबर है, नाम है और पेन नंबर है, ये आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं एड्रेस वगैरह को चेंज करना या एडिट करना, तो यह एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर आप उसको एडिट करेंगे पूरा। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर जो चीज़ पे एडिट करना है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करना है या एड्रेस चेंज करना है, तो ये सब हम फिल कर लेंगे। और ये सब हम फिल करने के बाद ये सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये मेरा अपडेट हो गया। ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये हमारा अपडेट हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आगे हम फिर ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हमारा ये सैलरी वालों के लिए होता है, लेकिन हमारा इनकम बिजनेस से इनकम, तो हम अदर्स पे सिलेक्ट करेंगे। और अदर पर सिलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट है फाइलिंग सेक्शन। फाइलिंग कौन से है, तो ये सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो ये रहने देंगे। और फिर इसके बाद है फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। अगर कोई नोटिस आया उसके बाद आप रिटर्न जमा कर रहे हैं तो फिर ये आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे 139 सब सेक्शन 9, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 और 148 या 153C। अगर इन किसी भी सेक्शन में आपको नोटिस मिला है तब रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर ये है, अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस इस साल से आई हैं न्यू रिजिम का। तो ये न्यू रिजिम आई है, बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। और अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो आपको यस करना है और उसकी ड्यू डेट लिखना है और डेट ऑफ फाइलिंग लिखनी है और उसका एक्नॉलेजमेंट लिखना है। उसके लिए क्या है, फॉर्म 10 IEA जमा करना पड़ेगा आपको रिटर्न जमा करने से पहले, अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं। और अगर आप नए रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस नो पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है ना। और आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 10 IEA कैसे जमा होगा, इसकी मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म नंबर 10 IEA जमा कर सकते। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रिटर्न जमा हो रही है ये न्यू रिजिम के हिसाब से रिटर्न जमा हो रही है। तो न्यू रिजिम के लिए हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, नो पे सिलेक्ट हो रहा है, इसी को आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSE, तो हम यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव किसी से जमा नहीं करा रहे हैं, हम खुद जमा कर रहे हैं। तो मैंने नो पे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद है बैंक डिटेल। तो ये बैंक डिटेल के लिए आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, उसको वैलिडेट करना होता है। तो मेरा ऑलरेडी वैलिडेटेड है, ऐड है। अगर आपको और ऐड करना तो ऐड अनदर लिखा है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो और उसके बाद ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड देना है आपको और वो वैलिडेट के लिए आपको क्लिक करना है। और वो वैलिडेट हो जाएगा तो वो यहाँ शो करेगा फिर आपका। तो मेरा ऑलरेडी वैलिडेटेड है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे कुछ करना ऐड करना। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी हो जाएगा, और अगर आपको और बैंक अकाउंट ऐड करने हैं तो वो और बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएंगे। जितने आप चाहेंगे उतने यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर ये कन्फर्म लिखा हुआ है, कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये कन्फर्म हो गई है, वैलिडेट हो गई है और ग्रीन कलर का देखिए और टिक का निशान भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ग्रॉस टोटल इनकम लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको वैलिडेट करना है। अब ये चीज़ जो आ रही है सैलरी एग्जम्पशन, तो ये सैलरी वालों के लिए है, तो हमारे मतलब का नहीं है ये। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करना हमें। फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे फिर हम इसको। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर देखिए
और स्क्रॉल डाउन हमने किया, वेरीफाई और इनकम सोर्सेज डिटेल है ना, तो यहाँ जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, अगर आपकी सैलरी भी मिलती है तो आप एडिट पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं सैलरी का, क्योंकि हमारी बिजनेस से इनकम है तो हम इसमें सैलरी पे कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारी सैलरी है ही नहीं। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो ये वही ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर वो उसकी सारी डिटेल होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, वो देंगे। और नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है इसीलिए हम इसमें देंगे। तो यहाँ पर ऐड डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से ये हमारा इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें 3 दिए हुए, बिजनेस दिया हुआ है, प्रोफेशन, गुड्स कैरीज। तो इसमें हमारा बिजनेस से है, अगर किसी का प्रोफेशनल से है तो प्रोफेशन को सिलेक्ट करेंगे, और गुड्स कैरीज का बिजनेस है तो अब हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस से है तो यहाँ इसलिए हम इसको फिल करेंगे बिजनेस वाले पर क्लिक करके। तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस देंगे कि आपके बिजनेस का फर्म का नाम क्या है। अगर आपका फर्म का नाम नहीं है तो यहाँ पर सिर्फ जिसकी रिटर्न जमा हो रही है उसका नाम दे देंगे। और फिर उसके बाद है बिजनेस कोड, और बिजनेस कोड में जो भी हमारा बिजनेस है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे नाम दिए हुए हैं बिजनेस के, वो आप देख लीजिएगा, और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया अपना। अब इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अब हमें भरना है ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट। इसमें है ना 2 दिए, थ्रू अकाउंट पे और रिसीप्ट इन कैश एनी अदर देन, तो हम यहाँ पर एनी मोड अदर देन में देंगे। और फिर उसके बाद है प्रीजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, तो एक ऊपर 6% वाला और दूसरा 8% वाला। तो जो चेक से हमारा पेमेंट हो रहा है तो हम 6% वाले में दे सकते हैं, लेकिन मैं 8% वाले में दूंगा। तो ये मैंने 8% वाले में अपना फिगर दे दिया जो मेरी प्रॉफिट, और ऐड करेंगे, ये मैंने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद देखिए ये शो हो रहा है, हमारे इनकम शो हो रही है इसमें। और ये देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे बैंक से इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो उसमें यहाँ ऐड करेंगे हमारी बैंक से कितना इनकम है। अब ये देखिए डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी सेविंग बैंक से इनकम है वहाँ हम फीड कर देंगे। ऐसे बहुत सारे दिए हुए नीचे। फिर है डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, यानी आपकी FD वगैरह से कोई इंटरेस्ट है, इनकम है, तो यहाँ पर यस करके और फिर उसका अमाउंट डाल देंगे। फिर ऐसे ही सब देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनकम टैक्स रिफंड, तो यस करके और जो अमाउंट है वो डाल देंगे। और ऐसे देखिए डू यू हैव इंटरेस्ट अकर्ड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर यहाँ पर है तो यहाँ कर देंगे यस, और यस करने के बाद फिर हम उस पर अमाउंट डाल देंगे। फिर देखिए डू यू हैव एनी अदर फैमिली पेंशन, तो है तो नहीं है तो फिर इसके बाद है एनी अदर इनकम, अगर इन सबके अलावा कोई और इनकम है तो यस करके और वहाँ पर अमाउंट डालना। तो मैं देखिए एनी अदर इनकम को यस करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर डिस्क्रिप्शन में उसका जो भी किस तरह की इनकम है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद फिर है डू यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर डिविडेंड इनकम है तो यस करके और फिर उससे अमाउंट डालना, अगर नहीं है तो नो पे, और फिर इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब मैंने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। स्क्रॉल डाउन करेंगे और चेक करेंगे, देखिए क्या क्या हमने डाला था। अब ये हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, उसको आप चेक कर लीजिए। और फिर हम ये कंफर्म लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट है हमारा ये डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम। अब ये हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ये मैंडेटरी, और ये लिखा भी है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दीज डिटेल्स। और इसको फिर ऐड डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट डालना है, जैसे पार्टनर्स या मेंबर्स ओन कैपिटल, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, एडवांसेज, सन्डी क्रेडिटर्स, अदर लाइबिलिटी। आपके पास जो भी फिगर है वो इन कॉलम में आपको देना है।
और जैसे फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, सन्ड्री डेटर्स है। अब इसमें जहाँ जहाँ रेड कलर के स्टार लिखे हुए हैं ना, तो वो फिगर देना ज़रूरी है। अगर वो फिगर नहीं देंगे तो ये आगे प्रोसेस होगा नहीं। अगर आपके पास वो फिगर नहीं है तो आपको ज़ीरो देना है। तो जिस जिस जगह पर स्टार है और आपके पास कोई फिगर नहीं है तो आप वहाँ ज़ीरो देना है आपको। और मैं इसको फिल करूँगा, जो जो मेरे पास डेटा है वो सारा मैं इसको फीड करूँगा। और ये ध्यान रखना, ये टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी इन दोनों के कॉलम का अमाउंट सेम होना चाहिए। और अगर आपके इन दोनों का अमाउंट सेम नहीं है तो फिर ये इनकम टैक्स की तरफ से आपके पास नोटिस आ सकता है। अब इसको ऐड कर दिया हमने। अब ये देखिए, स्क्रॉल डाउन करेंगे हम और ये देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी। अगर आपके जीएसटी में जो भी इनकम आपने दिखाई है वो यहाँ पर ऐड करना है, अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। और फिर दूसरा एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम जितनी भी हैं आपके पास वो सारी देना है। जैसे एग्रीकल्चर की इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, इस तरह से और भी बहुत सारी इनकम है जो एग्जेम्प्ट इनकम होती हैं, वो सारी यहाँ पर ऐड डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर वो उसका फिगर देनी है आपको। और उसके बाद फिर ये कन्फर्म लिखा हुआ है, यहाँ कन्फर्म पे हम क्लिक कर देंगे। अब कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम ये कन्फर्म हो गई है, वैलिडेट भी हो गई है। और देखिए ग्रीन कलर का टिक भी आ गया। अब हम डिडक्शन पर क्लिक करेंगे हमारी। अब ये देखिए हम न्यू रिजिम में है तो न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन एक डिडक्शन अलाउड है 80CC की। अगर कोई 80CC में डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करके उसका अमाउंट दे देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर ये यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ है तो यहाँ कंफर्म कर देंगे और डिडक्शन हमारी ज़ीरो है। अब ये देखिए हमारे डिडक्शंस ये कंफर्म हो गया। अब हम टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। इसमें जो भी टीडीएस वगैरह कटा है हमारा वो यहाँ पर शो होगा, और अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो फिर आप सही कर सकते हैं उसको। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह जमा किया है उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पर आती है। अब इसमें सैलरी का टीडीएस कटता है तो टीडीएस 1 में आएगा, और अदर देन सैलरी आता है वो टीडीएस 2 में आता है ना। और कोई टैक्स टीसीएस होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो सारा टीसीएस अगर आपका होगा वो भी यहाँ शो हो जाएगा। और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है तो यहाँ शो हो जाएगा। क्योंकि मेरे केस में टैक्स बन नहीं रहा कोई भी, तो मुझे कोई जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर है जमा किया तो यहाँ पर चालान की डिटेल दे देंगे। अब ये कंफर्म लिखा हुआ है और कंफर्म पे हम क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए मेरा टैक्स पेड कंफर्म हो गया और ये ग्रीन कलर का लिख कर आ गया इस पर। अब ये टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटेशन बनकर आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन ये हो गई, फिर टोटल इनकम इतनी हो गई। अब ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स हो गया, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ये टैक्स पेबल हो गया। और फिर ये डिडक्शन रिबेट मिल गई अंडर सेक्शन 87A की, तो ये टैक्स हमारी लायबिलिटी हमारी ज़ीरो है। तो टैक्स लायबिलिटी जब ज़ीरो है तो उस पर एजुकेशन सेस वगैरह भी नहीं लगेगा। अब ये सब जगह ज़ीरो है। अब ये टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट पेबल कितनी हमारी ज़ीरो आ गई, तो हमें कोई पे नहीं करना। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और फिर ये देखिए ये लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल डेटा। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो प्रोसीड लिखा हुआ है प्रोसीड पे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ लिखा हुआ आ गया यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 0। तो यहाँ पर मेरा कोई रिफंड नहीं बनना, ना ही पेएबल। अगर आपका कोई पेएबल अमाउंट होता तो यहाँ पर शो कर रहा होता। तो यहाँ पर ना तो कोई रिफंड है मेरा, ना कोई मुझे टैक्स पेड करना है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर ये प्रीव्यू रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के बाद फिर ये प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए नाम और फादर नेम लिखा हुआ आ गया, यहाँ डिटेल हो गई आ गई सारी। और फिर देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न,
ये आ गया। जो भी हमने इस रिटर्न में डेटा फीड किया है वो सारा यहाँ पर शो करेगा। अब हमें चेक करना है कि कोई गलत तो हमारा डेटा नहीं है, और जब चेक करने के बाद फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया इसमें। अब ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड, यानी कोई भी एरर नहीं मिली है और ये हमारे रिटर्न जो है वो सही सही तरीके से फिल हो गई है। और अब इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हमें 3 तरीके से कर सकते हैं। ई वेरीफाई नाउ यानी अभी, और दूसरा ई वेरीफाई लेटर, ये हम बाद में जब कर सकते हैं वेरीफाई, और फिर थर्ड है वेरीफाई बाय ITRB। तो अगर आप अभी इसको वेरीफाई करेंगे तो अभी OTP आएगा, और दूसरा लेटर में अभी इसको जमा कर दें लेकिन वेरीफाई बाद में कर दें 30 दिन के अंदर। फिर वेरीफाई बाय ITRB, तो यहाँ पर वेरीफाई ITRB जमा करके फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी निकालना पड़ेगी, उसको प्रिंट करके और इसको बेंगलोर भेजना पड़ता है, और बेंगलोर वहाँ रिसीव हो जाएगी। फिर वेरीफाई उसको माना जाता है कि अब वेरीफाई होगी, जब आगे रिटर्न का जो है प्रोसेस होगा। अगर 30 दिन के बाद अगर आप इसको भेजेंगे, या 30 दिन से पहले ही भेजना है आपको, बाद में भेजेंगे तो आपकी डेफर रिटर्न हो जाएगी, फिर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा। तो हम इसको ई वेरीफाई लेटर वाले पे क्लिक करेंगे, और हम ज़्यादातर ई वेरीफाई लेटर पे ही क्लिक करते हैं शुरू में। आधार वाला जो ऑप्शन है इस पर नहीं देते, क्योंकि अब क्लाइंट जो होता है वो पता नहीं कहाँ होता है। अब ये देखिए मैंने ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर अलर्ट आ गया, काइंडली ई वेरीफाई द रिटर्न विदिन 30 डेज सबमिटेड, है ना। तो आपको ये 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना है इसको। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया मैंने, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये देखिए अब ये प्लीज नोट दैट वन सबमिट द रिटर्न यू कैन नॉट लॉन्गर मॉडिफाई द रिटर्न, मतलब इसमें ये अगर आपने सबमिट कर दी तो फिर कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसको सबमिट करेंगे, और ये मैंने सबमिट कर दी, और सबमिट करने के बाद अब ये मेरी सबमिट हो गई है। यू स्टिल नीड टू वेरीफाई विदिन 30 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो मुझे मेरी रिटर्न तो जमा हो गई लेकिन वेरीफाई नहीं हुई है, तो वेरीफाई मुझे जरूर करना है 30 दिन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए गो पे जो लिखा हुआ है डैशबोर्ड पे आ गए, और फिर ई फाइल लिखा हुआ है यहाँ के लिए कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स, और फिर नीचे लगा हुआ ई वेरीफाई। तो ई वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ई वेरीफाई जो रहेगा है पेंडिंग में वो सारी शो यहाँ पर करेंगी। तो फिर हम जब ई वेरीफाई लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और ये देखिए हमारा आ जाएगा ऑप्शन वेरीफाई हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला है मोबाइल OTP, जो हमारे आधार में मोबाइल है उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP देना है उसके ज़रिए। या आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर है आपके पास तो उसके थ्रू आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा EBC के थ्रू कर सकते हैं, उसमें थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट। तो इसमें से आप चाहते हैं तो इसमें भी EBC के थ्रू कर सकते हैं। EBC का होता है ना, आपके बैंक अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर ये कोड जाता है, तो वो कोड जाएगा। अब मैं क्लिक करूंगा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, जो आधार में हमारा नंबर है उस पर OTP जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ एग्री करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, और फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा आधार वाले नंबर पर ये OTP पहुँच गया है। अब यहाँ पर हम OTP देंगे, और मैंने यहाँ पर OTP दे दिया और वैलिडेट लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये देखिए मेरा रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो मेरी जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई हो गई है। तो मेरी फाइनल सबमिट हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरी पूरी तरह से रिटर्न जमा हो गई है। अब हम यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट और डाउनलोड रिटर्न, क्योंकि रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी है, तो हम डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पहले डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर पाथ देंगे जहाँ पे भी हमें फाइल सेव करना है, और फाइल का नाम देंगे। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड रिटर्न पर क्लिक करेंगे, जो हमारा फॉर्म नंबर 4 है वो हमें डाउनलोड करना है अपने रिकॉर्ड के लिए।
तो ये देखिए मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पर सेव करूँगा फाइल। तो ये मैंने फॉर्म सेव कर लिया, तो मेरा फॉर्म भी सेव हो गया। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब ये देखिए पहले ITR मैंने ओपन की, तो ये ITR है, देखिए ऊपर लिखा हुआ 2024-25 और सब ये डिटेल दी हुई है सारी। तो मेरी ये ITR V की कॉपी है, जो कि यही सब जगह जमा दी जाती है बैंकों वगैरह में। और अब मैं फॉर्म नंबर 4 को ओपन करूँगा। तो ये देखिए मेरा फॉर्म नंबर 4 है, ये देखिए सारी। और ये ऊपर लिखा हुआ असेसमेंट ईयर 24-25 और ये हमारा फॉर्म है, 11 पेजेस में फॉर्म है ये। और ये हम अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे इसको, क्योंकि लोन वगैरह लेते हैं उसमें ये फॉर्म मांगते हैं, फॉर्म नंबर 4। तो दोस्तों ये थी मेरी ITR से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया है, बताया है, करके दिखाया है कि इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 4 कैसे जमा होगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आप खुद इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप YouTube पर हैं, और अगर आप Facebook, Instagram या WhatsApp पर हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिएगा। और मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा, ये एडवाइस होगी कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न खुद जमा ना करें, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हो गई कि गलत फिगर पहुंच गई तो फिर आपके पास नोटिस आ सकता है। इसलिए आप टैक्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह लें और उनसे ही ये रिटर्न वगैरह जमा करवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे ये रिटर्न वगैरह जमा कराना या GST से रिलेटेड कोई काम, GST की जो रिटर्न है वो, या GST का रजिस्ट्रेशन वगैरह आप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत कम चार्जेस में आपका काम करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने मिलने वालों में WhatsApp वगैरह पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।